हेलो गाइस, दिस इज़ मयंक, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज से हम एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इन वीडियो सीरीज के माध्यम से मैं यूपीपीसीएस आरओ एआरओ की आने वाली वैकेंसी के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों की टेस्ट सीरीज निःशुल्क रूप से सॉल्व कराऊंगा। अतः आप सभी से अनुरोध है कि इन वीडियोस को अंत तक देखते हैं तथा चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, तब वीडियोस को अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। ठीक है। सभी टेस्ट की पीडीएफ्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पीसीएस मंत्रा का टेस्ट नंबर 1। टेस्ट पे जाने से पहले मैं आपको अप्रोच बता दूं किस तरीके से आप इस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी एक कॉपी उठा लीजिए या ओएमआर सीट उठा लीजिए, जिस पे आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर नोट करने हैं। ठीक है। आप चाहें तो एक सादा पेपर ले लीजिए, A4 सीट का पेपर लीजिए, जिसमें 1 से लेकर 70 क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है। जिसमें आपको करना क्या है कि 1 से लेकर 70 क्वेश्चन डालने हैं, और जैसे ही क्वेश्चन नंबर मैं 1 जैसे क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप उनके आंसर टिक करेंगे। ठीक है। 2 सेकंड का वक्त दिया जाएगा जिसमें आप आंसर टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे, और लास्ट में जाके आप चेक करेंगे कि कितने आपके आंसर सही हुए हैं। ठीक है। ईमानदारी से करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए नहरान, ऑप्शन बी नबदा टोली, ऑप्शन सी खैराडीह, ऑप्शन डी सोहगौरा। चलिए इसका आंसर टिक करिए अपनी कॉपी पे। जिन्होंने अभी तक कॉपी नहीं उठाई है, प्लीज़ पॉज करिए, कॉपी उठा के सारे 1 से लेके अब 20 तक लिख लीजिए अभी। उसके बाद आपके आंसर टिक करते जाइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पहले का आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी नबदा टोली। नबदा टोली ये आपका यूपी में ना होके मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अगर मैं ताम्र पाषाणिक स्थल की बात करूं तो ये वो स्थल हैं जहाँ से तांबे प्लस पाषाण यानी पत्थर, इन दोनों से मिश्रित उपकरणों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो आप आहार की बात कर सकते हैं, गिलोंड की बात कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे स्थल आपके यहीं से ताम्र पाषाणिक स्थल हैं जो आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश जिसमें नर्मदा टोली भी आता है, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा टोली। क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं जिसमें कहा गया है कि भारत में सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ? ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए नवपाषाण काल, ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन सी पुरापाषाण काल, ऑप्शन डी ताम्रपाषाण काल। चलिए इसका आंसर दीजिए। ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए नवपाषाण काल। यानी सबसे पहले भारत में कृषि कब से स्टार्ट हुई है? नवपाषाण काल से। इसकी मैं एक थोड़ी टाइमलाइन बता दे रहा हूँ प्राचीन इतिहास की, भारत के प्राचीन इतिहास की। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है पाषाण काल, जिसे हम स्टोन एज भी कहते हैं। ठीक है। स्टोन एज के 3 फर्दर डिवीजन किए जाते हैं, यानी पाषाण काल 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले है पुरापाषाण काल, उसके बाद मध्यपाषाण काल, देन नवपाषाण काल। नवपाषाण काल वही काल जिसमें कृषि करना स्टार्ट किया, जो मनुष्य ने कृषि करना स्टार्ट किया। तो स्टोन एज के ये 3 हिस्से हो गए, जिसमें इंग्लिश में बताऊं तो मैं आप पेलियोलिथिक एज, मेजोलिथिक एज या न्यूलिथिक एज। ठीक है। तो न्यूलिथिक एज में कृषि स्टार्ट हुई है। स्टोन एज के बाद हम बात करते हैं चालकोलिथिक एज की। चालकोलिथिक एज का मतलब होता है जिसमें कॉपर के साथ स्टोन का यूज होने लगा। चालकोलिथिक एज को हिंदी में ताम्रपाषाण युग बोलते हैं। ठीक है। तो चालकोलिथिक एज जिसकी जो एक साइट थी वो नबदा टोली भी थी। ठीक है। चालकोलिथिक एज या ताम्रपाषाणी काल के बाद आता है आपका ब्रॉन्ज एज, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कांस्य युग। ठीक है। ब्रॉन्ज एज। ठीक है। तो सबसे पहले ये टाइमलाइन देखी, सबसे पहले लोगों ने किसका यूज किया? पत्थरों का यूज किया अपने उपकरण बनाने के लिए, चाहे कुल्हाड़ी बनाए, चाहे छोटे छोटे नुकीले पत्थर बनाए जिससे शिकार किया करते थे। ठीक है। उसके बाद चालकोलिथिक यानी कॉपर का यूज करने लगे। ये सबसे पहली जो धातु खोजी गई है, इंसान ने जो सबसे पहले धातु खोजी वो कॉपर ही थी। ठीक है। तो कॉपर का यूज करने लगे पत्थरों के साथ मिला के।
तो क्या बन गया ये ताम्रपाषाणिक काल, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि ब्रॉन्ज में कॉपर में क्या मिला लिया, टिन मिला लिया, ठीक है। कॉपर और टिन आपस में मिलाया, क्या बन गया, ब्रॉन्ज बन गया, कांसा बन गया। तो उसके बाद कांसे का यूज करने लगे। कांसे के बाद यूज होगा आयरन का, क्योंकि आयरन की खोज हो गई 1000 बीसी में, तो आयरन एज बन गया ये, ठीक है। यहाँ से लोग आयरन का यूज़ करने लगे। आयरन से क्या हुआ कि एग्रीकल्चर और ज़्यादा डेवलप हुआ, ठीक है। एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, फॉरेस्ट जो थे, बहुत सारे जंगल थे, वो उनका दोहन स्टार्ट हुआ, वो कटने लगे, बस्तियां बनने लगीं, सेटलमेंट्स बड़े होते गए। और जैसे ही जो मानव बस्तियां हैं वो बड़ी होती गई, उसके बाद महाजनपदा बन गए, ठीक है। बहुत बड़े बड़े जनपद बनने लगे, जनपद से महाजनपद बन गए। तो ऐसे ही करके इंडिया के नॉर्थ में 16 महाजनपद निकल के आए हैं। 16 महाजनपद में सबसे पावरफुल, यानी यहाँ पर क्या बन गया, 16 महाजनपद। सबसे पावरफुल महाजनपद बना मगध महाजनपद, ठीक है, जिसके पास बहुत ज़्यादा लोहा था, बहुत ज़्यादा वन एरिया था। तो मगध सबसे बड़ा पावरफुल महाजनपद बना, जिसकी डायनेस्टी स्टार्ट हो गई, जैसे हरेनका डायनेस्टी, जैसे सुंगा डायनेस्टी, जैसे नंदा डायनेस्टी, जैसे मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा डायनेस्टी बनना स्टार्ट हो गई। तो ये थी आपकी एंशियंट सिविलाइजेशन की टाइमलाइन, ठीक है, जैसे मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप गौर करिएगा कि ये सुमेलित नहीं पूछा है पेपर में। यहाँ पर छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, हम नहीं नहीं देखते, ठीक है, आंसर करेक्ट कर देते हैं दूसरा वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो पहला दे रखा है ऑप्शन, जो पहला कथन दे रखा है वो हड़प्पा को राखलदास बनर्जी से मिलाया है, चन्हूदड़ो को मैके से मिलाया है, रोपड़ को यगदत्त शर्मा, लोथल को आर.एस. बिष्ट। ये सारी साइट्स हैं और उनके उत्खनन करता हैं, ठीक है, किन्होंने इसकी खोज की है। तो इनके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। विकल्प ए है आपका 1 एवं 1 और 2, विकल्प बी है 2 और 3, विकल्प सी है 3 और 4, विकल्प डी है आपका 1 और 4। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन डी, यानी 1 और 4। ये दोनों गलत हैं। यानी हड़प्पा की खोज किसने की है, राखलदास बनर्जी ने नहीं की। हड़प्पा की खोज की है D.R. साहनी ने, यानी दयाराम साहनी, 1921 में इन्होंने खोज की थी, ठीक है। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, ठीक है, 1922 में। चन्हूदड़ो की जो खोज की है वो मैके ने ही की है, ये करेक्ट है। रोपड़ की खोज की है वो भी यगदत्त शर्मा ने ही की है, ये भी करेक्ट है। जबकि जो लोथल की खोज करने वाले थे वो थे एस.आर. राव, ठीक है। लोथल उस टाइम पीरियड का इंडस वैली सिविलाइजेशन या सैंदव सभ्यता का एक बंदरगाह था या एक गोदी था, ठीक है। आर.एस. बिष्ट ने खोज की है आपकी धौलावीरा की, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से मिलाना था, ठीक है। तो ये जो मैं पॉइंट्स बताता हूँ ये सब आप थोड़ी अपनी कॉपी में, जो भी नहीं आ रहा है वो आप अपनी कॉपी में साइड में लिखते जाइएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल प्राक हड़प्पा, ठीक है, यानी हड़प्पा से पहले वाला टाइम पीरियड, हड़प्पा हड़प्पा कालीन एवं हड़प्पोत्तर तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी आपको बताना है कि एक कौन सा ऐसा पुरास्थल है जो प्राक हड़प्पा में भी था, यानी हड़प्पा से पहले वाले टाइम में भी था, हड़प्पा के समय भी था और हड़प्पा के बाद के समय को भी दिखाता है या उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है बनावली, ऑप्शन सी है मांडा, ऑप्शन डी है होलास। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, यानी मांडा। मांडा आजकल जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है, जम्मू कश्मीर का साइट है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ साइट्स हैं जो प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन एवं हड़प्पोत्तर तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन साइट्स के कुछ नाम इस प्रकार से हैं, जैसे सूरकोतड़ा, ठीक है, धौलावीरा एवं राखीगढ़ी, ठीक है। राखीगढ़ी हरियाणा में है आपके, धौलावीरा गुजरात में है, सूरकोतड़ा आपके पंजाब पाकिस्तान में है, ठीक है। सॉरी, सूरकोतड़ा भी गुजरात में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, यहाँ पर सही पूछा है, ठीक है, यानी इनमें से कौन सा सही मैच है। ऑप्शन ए है दैमाबाद गोदावरी,
यानी पुरास्थल दे रखे हैं और उन उसके साथ से यानी उनके किनारे से जो नदियाँ निकल रही हैं, यानी वो किन नदियों के किनारे पर स्थित हैं, वो नदियाँ दे रखी हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है दायमाबाद गोदावरी, ऑप्शन बी है आलमगीरपुर यमुना, ऑप्शन सी है सूतकांगीडोर दास्क, ऑप्शन डी है मांडा सिंधु। चलिए इसका आंसर टिक करिए अपनी कॉपी पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी सूतकांगीडोर दास्क। ठीक है, दैमाबाद गोदावरी नदी के किनारे पे नहीं है, ये प्रवरा नदी के किनारे पे है। ठीक है, प्रवरा नदी है ये एक इसी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इसी में पानी मिलाती, किस नदी में, गोदावरी नदी में। लेकिन हम दैमाबाद को किस नदी पे मानेंगे, प्रवरा नदी पे, ना कि गोदावरी नदी पे। आलमगीरपुर यमुना आलमगीरपुर यमुना के किनारे पर स्थित नहीं है, यह हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, सूतकांगीडोर दास्क नदी के किनारे पे ही स्थित है और ये पाकिस्तान में है। मांडा सिंधु नदी के किनारे पर नहीं है, जबकि ये कहाँ किस किनारे पे है, ये चेनाब नदी के किनारे पे है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल सारतोलई वर्तमान में किस देश में स्थित है। ठीक है, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका विस्तार भारत में ही नहीं है, उसका विस्तार पाकिस्तान में भी है और अफगानिस्तान में भी है। तो इसमें से आपको टिक करना है कि इसका जो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल सारतुलई ही है, वो किस देश में है। क्या यह पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, चीन में है, भारत में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, चलिए पहले आंसर टिक करिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी अफगानिस्तान। ठीक है, सारतुलई जो आज वर्तमान में अफगानिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस पशु का चित्रण हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं पाया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है बैल, ऑप्शन बी हिरण, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी गेंडा। चलिए आंसर टिक करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी। ठीक है, घोड़ा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारी मोहरें प्राप्त हुई हैं, 4,000 से अधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग धातुओं से बनी हुई हैं। ठीक है, जिन पे बहुत सारे जानवरों के, पशु पक्षियों के, आपके देवी देवताओं के, ठीक है, उस टाइम के देवी देवताओं के या पेड़ पौधों के चित्र बने गए हैं, लेकिन उस पर कहीं भी घोड़े का चित्र नहीं है। ठीक है, तो इससे ये आइडिया निकलता है कि उस टाइम के लोग शायद घोड़े को ना जानते हों। ठीक है, लेकिन एक जगह है सूरकोतड़ा जहाँ पर घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर असत्य कथन पूछा है। ऑप्शन ए है हड़प्पा सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक प्रकृति का था। ऑप्शन सी हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाजों में समानता विद्वान थी। ऑप्शन डी हड़प्पावासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाजों में समानता विद्वान थी, ये कथन गलत है। ठीक है, उस टाइम पीरियड में जो हड़प्पा सभ्यता थी वो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों जगह पे फैली हुई थी और एक बहुत बड़ा एरिया कवर करती थी, जिसमें बहुत सारी पुरास्थल मिले हैं। ठीक है, जिसके पुरास्थल के नाम कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे हड़प्पा पुरास्थल हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, धौलावीरा, राखीगढ़ी, लोथल, इस प्रकार से बहुत सारी साइट्स मिली हैं। तो उन सभी साइट्स में अलग अलग प्रकार के धार्मिक रीति रिवाज थे। ठीक है, धार्मिक रीति रिवाज पूरी हड़प्पा सभ्यता में समान नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन ए की बात करें तो लिपि भाव चित्रात्मक ही थी। ठीक है, अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। ऑप्शन बी में जो कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक प्रकृति का था, यह भी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में अधिक से अधिक जो मूर्तियाँ मिली हैं वो कहीं ना कहीं एक फीमेल फिगर है। ठीक है, जैसे मातृ देवी की मूर्ति हो, ठीक है, या फिर डांसिंग गर्ल की मूर्ति हो जो मोहनजोदड़ो से मिली, उन सभी से यही लगता है कि मात्र सत्तात्मक प्रकृति का समाज था। ऑप्शन डी में कहा गया कि हड़प्पावासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, ये भी करेक्ट है। ठीक है, वो लोग बहुत सारा क्या करते थे, जब भी किसी को दफनाया जाता था, बहुत सारी साइट्स पे उनके जो दफनाए गए सबके साथ बहुत सारी चीज़ें रखी जाती थी। उन्हें ये विश्वास था कि पुनर्जन्म में ये व्यक्ति या एक आत्मा
उन सभी जो भी वस्तुएं रखी जा रही हैं उन सब का यूज करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में कौन एक प्रचलित मत है? पहला है बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन बी है नदी मार्ग परिवर्तन, ऑप्शन सी है आर्यों का आक्रमण, ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त सभी। तो किस वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर को टिक करिए। तो जो 9 का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। ठीक है, इसमें बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी शामिल थी, नदी मार्ग परिवर्तन भी था, आर्यों का आक्रमण भी था। इस हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे आप क्लाइमेट चेंज को भी जिम्मेदार मान सकते हैं। भूतात्विक परिवर्तन जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनिक एक्टिविटी, भूकंप आ गया हो, सुनामी आ गई हो, या फिर अब ज्वालामुखी का खैर ज्वालामुखी का वो सब नहीं माना गया है, लेकिन मेनली भूकंप मान सकते हैं कि इसके पीछे जिम्मेदार हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। प्राचीन आर्यों के निवास स्थल सप्त सिंधु, ठीक है, के क्षेत्र विस्तार में कौन सी नदी शामिल नहीं है? सप्त सिंधु का जो क्षेत्र विस्तार है उसमें कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए है बेतस्ता, ऑप्शन बी है अस्किनी, ऑप्शन सी है गोमल, ऑप्शन डी है सरस्वती। ये जो नाम दे रखे हैं ये सभी नाम वैदिक टाइम पीरियड के नाम है, आज के जो नदियां हैं उनके नाम नहीं है। ठीक है, तो आपको ये इससे पहचानना भी है कि इनमें से कौन सी नदी सप्त सिंधु के एरिया में नहीं आती थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका आंसर नंबर सी, यानी गोमल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। अब मैं सब सिंधु का सारी नदियां बता दे रहा हूँ कि सब सिंधु के क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां आती थी। तो पहली नदी थी आपकी सिंधु नदी, ठीक है, उसका आज भी नाम सिंधु ही है। उस टाइम पीरियड में दूसरी नदी थी बितस्ता, जिसका आधुनिक नाम झेलम है, और इसी नदी के किनारे हाइड्रोस्पीस का युद्ध हुआ था, यानी सिकंदर और पोरस, सिकंदर वर्सेस पोरस का युद्ध हुआ था इसी के किनारे, इस नदी के किनारे। ठीक है, इसका तीसरी नदी आती है अस्किनी, जिसका आधुनिक नाम चेनाब है। चौथी है परुषणी, या इसका जो आज नाम है राबी है। इस राबी नदी के किनारे 10 राज युद्ध हुआ था, यानी जिसमें सुदास, एक तरफ सुदास थे, दूसरी तरफ 10 अन्य राजा थे, जिसमें 5 आपके दास थे और 5 आपके यानी 5 आर्य थे, 5 नॉन आर्य थे। ठीक है, 10 राजा, 10 अन्य राजा भी थे। ठीक है, पांचवी जो नदी है वो बिपाशा, आज का नाम ब्यास है, सतुद्री, जिसे आज सतलज कहते हैं, और जो सातवीं नदी है वो आपकी सरस्वती। इसमें कहीं भी गोमल नहीं है। गोमल वैदिक टाइम पीरियड का नाम है, आज इसका नाम गोमती है। ठीक है, तो गोमती सब सिंधु का पार्ट नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ठीक है, शतपथ ब्राह्मण के बारे में पूछा है, किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, यानी हर एक वेद के एक या दो ब्राह्मण ग्रंथ हुआ करते थे, तो इसमें से पूछा कि शतपथ किसका है। तो ऑप्शन ए है यजुर्वेदा, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद, ऑप्शन डी है सामवेद। तो आप चलिए आंसर को टिक करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन ए यजुर्वेद। ठीक है, यानी यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण एक ब्राह्मण ग्रंथ है। अन्य जो भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है आपका ऐतरेय, और दूसरा है कौशिक की। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो हैं आपके ऐतरेय और कौशिक की। सामवेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो हैं जैमिनीय, तांडेय। ठीक है, यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो है एक शतपथ, दूसरा है तैत्तिरीय। ठीक है, जबकि अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है जो है गोपथ। ठीक है, आप इन सभी ब्राह्मण ग्रंथों को उनके रेस्पेक्टेड वेदों से याद रखिएगा। ठीक है, ये कई बार यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता किसे कहा जाता था? ठीक है, ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी है इंद्र, ऑप्शन सी है वरुण, ऑप्शन डी है विष्णु। चलिए इसका आंसर टिक करिए आप। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपके इंद्र, ऑप्शन बी। ठीक है, कृषि जो भी उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल किस पे डिपेंड था?
एग्रीकल्चर पे या कृषि पे। वैदिक काल था, उस टाइम पे हंटिंग गैदरिंग होती थी, कृषि उतनी डोमिनेंट नहीं थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल में जो सोसाइटी थी वो कहीं ना कहीं कृषि पर ही डिपेंडेंट हो गई, कृषि पर निर्भर रह गई। तो जब कृषि पर निर्भर रहेंगे लोग, कृषि पर जो कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, आधुनिक सिंचाई के साधन उस समय मौजूद नहीं थे। तो उस टाइम पीरियड में जो सिंचाई होती थी मेनली बारिश की वजह से होती थी, वर्षा की वजह से। तो वर्षा के देवता थे इंद्र, इसीलिए उनको इंद्र को ही कृषि का देवता कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? सुमेलित पूछा है, ठीक है। जैन तीर्थंकर, उनके सामने प्रतीक चिन्ह, ठीक है। जैन तीर्थंकर को, जो 24 जैन तीर्थंकर हुए हैं, उनके सम रेस्पेक्टेड एक चिन्ह दिए गए हैं, तो उनको आपको मिलाना है। ऑप्शन ए है नेमिनाथ, उसके सामने अश्व। अजीतनाथ कलश। ऑप्शन सी पार्श्वनाथ सर्प। मल्लीनाथ सिंह। चलिए आंसर राइट डाउन करिए। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, दैट इज पार्श्वनाथ सर्प। ठीक है, ये आपका करेक्ट है। अगर हम करेक्ट चिन्हों की बात करें तो नेमिनाथ का जो चिन्ह था वो था आपका शंख। अजीतनाथ का हाथी। पार्श्वनाथ का सर्प। मल्लीनाथ का कलश, सॉरी कलश। इसी प्रकार से जो अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे, उनका जो चिन्ह था वो था सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन, इसमें जो कथन पहला दे रखा है, बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं। कथन सेकंड, बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते। तो विकल्प दे रखा है, पहला सही है, दूसरा सही है, या दोनों सही है, या इनमें से कोई सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। बौद्ध दर्शन के संबंध में उपयुक्त दोनों कथन सत्य नहीं है। बौद्ध दर्शन आत्मा की सत्ता को स्वीकार करने के बावजूद पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानता है। ठीक है, यानी आत्मा को नहीं मानता, जबकि पुनर्जन्म के बारे में पुनर्जन्म मानते हैं। ठीक है, और किस पुनर्जन्म के कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, यानी कर्म के हिसाब से पुनर्जन्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा है। पहला है चेदी, सोतित, वट्टी, असमक, पोटिल, कंबोज, हाटक, अंग, राजगृह। यहाँ पर जो 16 महाजनपद थे उनकी राजधानियाँ आपस में मिलाई गई हैं। ठीक है, उनको आपको देखना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी। ठीक है, अंग का जो राजगिरी नहीं थी, अंग की जो राजधानी थी, अंग की राजधानी थी आपकी चंपा। ठीक है, जबकि जो राजगिरी राजधानी है ये मगध की राजधानी थी। और सभी राजधानी सही मिली हुई हैं। कंबोज की राजधानी हाटक की थी, असमक की पोटिल थी, जबकि चेदी की सुत्तिवती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी प्रसेनजीत, ऑप्शन डी बिंबिसार। चलिए आंसर करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी उदयन। ठीक है, उदयन हर्यंक वंश से संबंधित हैं। हर्यंक वंश की अगर बात की जाए, हर्यंक वंश में मेनली 3 राजा प्रमुख हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना करने वाले बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार के बाद आते हैं अजातशत्रु, जिन्होंने अपने बाप की हत्या की। अजातशत्रु के बाद आते हैं आपके उदयन, जिन्होंने राजगिरी, इससे पहले जो राजधानी थी मगध, ये मगध वंश से आते हैं, मगध वंश के एक हर्यंक डायनेस्टी से हैं। तो मगध की जो राजधानी थी वो आपकी राजगीर थी। राजगिरी से चेंज किया था इन्होंने, पाटलिपुत्र ले गए थे। ठीक है, तो किसने किया है? उदयन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्नलिखित में से मौर्य काल में कौन शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता है?
मौर्य काल में कौन सा शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं था? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी उज्जैनी। चलिए आंसर करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए नालंदा। मौर्य काल में वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शिक्षा दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इस काल में धर्म, व्याकरण, अर्थ तथा व्रत, व्रत का अर्थ होता है राजनीति, ठीक है, इन सभी शिक्षा के अनिवार्य विषय माने जाते थे। ये सभी शिक्षा के अनिवार्य विषय थे जिसमें धर्म था, व्याकरण था, अर्थ था तथा राजनीति थी। मौर्य काल में वाराणसी, तक्षशिला तथा उज्जैनी को शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था, जबकि नालंदा को नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, भूमिदान का पहला अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। किस किसकी बात हो रही है? भूमिदान की बात हो रही है। यानी कौन सा एक अभिलेख है जिस पर भूमिदान का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए नासिक अभिलेख, ऑप्शन बी नानाघाट अभिलेख, ऑप्शन सी बेसन नगर अभिलेख, ऑप्शन डी महरौली चंद्र अभिलेख से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी नानाघाट अभिलेख, ठीक है। नानाघाट अभिलेख से आप ध्यान रखेंगे भूमिदान, ठीक है, ये भूमिदान से संबंधित है। नानाघाट अभिलेख आंध्र शातवाहन वंशी सातकर्णी प्रथम की रानी थी नागरी, उनकी एक आंध्र शातवाहन वंश की सतकर्णी एक राजा थे, उनकी रानी थी नागनिका, उनका ये अभिलेख है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि इन्होंने ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि दान दी थी, ठीक है। तो उसका ये अभिलेख है नानाघाट अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन पश्चिमी तट के बंदरगाहों में सर्वप्रथम सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ठीक है, तो गुप्तकालीन बंदरगाह की बात हो रही है और पश्चिमी तट की बात हो रही है। पश्चिमी तट पर जितने भी बंदरगाह थे गुप्तकालीन में, गुप्त समय में, उनमें से सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए चौल बंदरगाह, ऑप्शन बी कल्याण बंदरगाह, ऑप्शन सी कैम्बे बंदरगाह, ऑप्शन डी बड़ौच बंदरगाह। चलिए आंसर करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी बड़ौच बंदरगाह, ठीक है। गुप्तकाल में पश्चिमी तट के बंदरगाहों में बड़ौच, चौल, कल्याण तथा कैम्बे बंदरगाह प्रमुख थे, ठीक है, जिसमें भृगु कच्छ अथवा भड़ौच, भड़ौच को उस समय क्या कहा जाता था? भृगु कच्छ, पश्चिमी भारत का सबसे प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में हूड सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? ऑप्शन ए तोरमाड़, ऑप्शन बी साल, ऑप्शन सी मेहरकुल, ऑप्शन डी दांती दुर्ग। चलिए आंसर करिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए तोरमाड़, ठीक है। हूड मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। इसका प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय पे हुआ था, जिसका नेतृत्व खुश नवाज ने किया था, ठीक है। किसने किया था शुरुआत? खुश नवाज ने स्कंदगुप्त के समय आक्रमण किया था, जबकि स्कंदगुप्त ने इनको हरा दिया था, ठीक है। इसके बाद हूणों का दोबारा आक्रमण तोरमाड़ के नेतृत्व में हुआ, तोरमाड़ के नेतृत्व में हुआ, जिसने चंद्रभागा नदी के तट पर पवैया नामक स्थान पर अपना शासन स्थापित किया था, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसी के बाद स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके 3 या 4 वीडियो में पूरा टेस्ट 140 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दूसरे लोगों तक पहुंचाइएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।